नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आज हम 12वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक इकाई 3 अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, प्राथमिक क्रिया क्या होती है और प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आखेट और भोजन संग्रह और पशुपालन के बारे में हमने जाना। इसमें हम आगे की प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आती है कृषि। विश्व में पाए जाने वाले अलग अलग भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं और इसी कारण कृषि की कई प्रणालियां देखी जाती है। देखिए, भौतिक कारण कौन से हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तो इसमें जो ये अलग अलग चीजें ना कि मैदानी है, पहाड़ी है, ये तटीय है, ये भौतिक कारक है। भौतिक ठीक है, इसकी और इनकी वजह से कृषि बहुत प्रभावित होता है और कृषि की कई प्रकार देखे जाते हैं। तो पहला प्रकार है निर्वाह कृषि, यानी कि जीवन यापन के लिए कृषि। इसमें कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग उत्पादों का पूरा उपयोग करते हैं। यह दो भागों में विभाजित है। आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन यानी कि आदि मानव के जमाने की जीवन निर्वाह करने के लिए की गई कृषि। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, यानी कि आदि मानव के समय के औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी, कुदाली और फावड़ा की मदद से खेती की जाती है। यह खेती परिवार की मदद से की जाती है, यानी किसान का परिवार इस खेती में उसकी मदद करता है। इस फसल से केवल परिवार परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाता है, यानी कि जो फसल होती है इससे सिर्फ जो किसान का परिवार है उसके जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरतें होती है उन्हें पूरा करने के लिए कृषि की जाती है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है निर्वाह कृषि, यानी कि जीवन यापन के लिए जो जरूरी चीजें उसके लिए कृषि की जाती है। किसान जमीन के एक टुकड़े पर वन जलाकर सफाई करके उन पर अनाज उगाता है और मृदा की उर्वरता कम हो जाने पर किसान उस भूमि को छोड़कर फिर खेती के लिए दूसरी भूमि तैयार करता है। तो इसमें बताया है कि किस प्रकार से किसान खेती करता है कि किसान एक वन को जलाकर जमीन के छोटे टुकड़े पर सफाई करके उस पर अनाज उगाता है और जो उसकी मिट्टी है उसकी उपजाऊपन जब कम हो जाते हैं 3-4 साल बाद, तो किसान उस भूमि को छोड़कर चला जाता है और फिर खेती के लिए इसी प्रकार से ही दूसरी भूमि तैयार करता है, यानी कि कहीं और जाकर वो फिर से वन काटेगा, वहां के वन जलाकर उस भूमि को खेती के लिए तैयार करता है। ठीक है। इस कृषि में वनस्पति को जलाकर उसकी राख से उर्वरक का काम लिया जाता है, यानी कि जो वनस्पति को जलाकर जो राख होती है उसकी खाद को अपनी फसलों में प्रयोग करता है। इस कृषि को करने में काफी समस्या होती है। हाँ देखो, उसमें समस्या होगी ना। अब एक जगह पर किसान पहले वन जलाएगा, फिर सफाई करेगा, फिर अपनी फसलें उगाएगा, है ना। और फिर जब उसकी उर्वरकता कम हो जाएगी तो वो दूसरी जमीन पर जाकर फिर से उसे दोबारा से उसे उसे उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये समस्या होती है इस कृषि को करने में। इस कृषि को भारत में झूमिंग, मलेशिया में लादांग और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। ठीक है। इसमें मतलब बताया गया कि भारत में इसी खेती को, आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही झूम खेती भी कहा जाता है या फिर झूमिंग, मलेशिया में लादांग बोला जाता है इसे और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। इस कृषि का दूसरा नाम कर्तन और वहन कृषि भी है, यानी कि इसके दो और नाम है, कर्तन कृषि और वहन कृषि। अगर आपको आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि कर्तन कृषि किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो कि कर्तन कृषि आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही कहा जाता है और ऐसे ही वहन कृषि को। ठीक है। अगली कृषि में चलते हैं, गहन निर्वाह कृषि। वो आदिकालीन निर्वाह कृषि थी, ये गहन निर्वाह कृषि है। यह मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। यह दो प्रकार की होती है। अब इसमें भी दो प्रकार है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। देखो, चावल प्रधान मतलब ये जो कृषि है इसमें मुख्यतः चावल की फसल तैयार की जाती है। ठीक है। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है और खेतों का आकार छोटा होता है, यानी कि इसमें चावल है जो मुख्य फसल है, मतलब चावलों की फसल इसमें जरूर की जाती है और जो खेतों का आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। इस प्रकार के कृषि कार्यों में किसान और उसका पूरा परिवार कार्य करता है। इस कृषि में यंत्रों की आवश्यकता कम पड़ती है,
यानी कि मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम होती है। और मानव श्रम की आवश्यकता ज्यादा होती है, यानी कि मशीनों का उपयोग नहीं होता, किसान अपने ही औजारों से और अपनी ही मेहनत से कृषि करता है। ठीक है। कृषि में मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो उनकी जो खेत की जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहे, उसके लिए पशुओं के गोबर का उपयोग किया जाता है और हरी खाद का। ठीक है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है और प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि हर छोटे छोटे बहुत सारे खेत है तो हर खेत से काफी फसलें आती हैं। और प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है, इसका मतलब है कि खेत छोटे हैं तो वहां काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी कम होगी, है ना, और वे उत्पाद भी कम ही करेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। वो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि थी, और ये है चावल रहित गहन कृषि। ठीक है। मानसून एशिया के कई भागों में कुछ जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों के कारण वहां चावल की कृषि करना संभव नहीं है। यानी कि जो मानसून एशिया, वहां पर जलवायु ऐसी है, यहाँ पे वहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहां पर चावल की कृषि नहीं की जा सकती, इसीलिए ये चावल रहित गहन कृषि कहा गया है इसे। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोरपम बोया जाता है। यहाँ पर जो सोरपम है ये भी किसी प्रकार का कोई अनाज होगा, तो इन जगहों पर ये अनाज उगाया जाता है। भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं उगाया जाता है और दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा उगाया जाता है। ठीक है। ये भारत के मैदान, भारत के स्थान बताए हैं जहां जहां पर ये खेती की जाती है। इस कृषि में फसलों की सिंचाई की जाती है। देखो, चावल प्रधान कृषि में सिंचाई नहीं की जाती है ना। चावल की फसल ऐसी होती है जिसको पानी देने की, मतलब ज्यादा सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मानसून एरिया, मानसून मतलब बारिश वाला एरिया, यहाँ बारिश वाला जो स्थान है एशिया का, ठीक है, वहां पर चावल नहीं उगाए जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर मिट्टी हमेशा गीली रहती है और चावल के लिए थोड़ी सूखी मिट्टी चाहिए होती है। और इस कृषि में फसलों की सिंचाई की जाती है, बाकी ज्यादातर विशेषताएं चावल प्रधान कृषि जैसी ही होती है। ठीक है। अगली कृषि हमारी आती है रोपण कृषि। रोपण कृषि लाभ के लिए बड़े आकार के क्षेत्र में की जाती है। अब चावल प्रधान गहन कृषि में और चावल रहित वाली कृषि में, दोनों में खेतों का जो आकार है वो छोटा होता है। पर रोपण कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार बड़ा होता है और ये कृषि लाभ के लिए की जाती है, यानी कि पैसा कमाने के लिए। इसमें अधिक पूंजी, उच्च प्रबंध, तकनीक, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। यानी कि देखो, जब ये लाभ कमाने के, पैसा कमाने के लिए है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगेगा भी, है ना। जितना पैसा लगा के, जितने पूंजी लगा के आप इसको अच्छा नहीं बनाओगे, उस जितना अच्छा बनाओगे आपको लाभ उतना ही ज्यादा मिलेगा। उच्च प्रबंध, तकनीकी का प्रयोग किया गया है, यानी कि मशीनों का प्रयोग किया गया होगा, और वैज्ञानिक की सलाह का प्रयोग करके ये कृषि की जाती है। ठीक है। यह कृषि यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी सबसे पहले। ब्राजील में अभी भी कॉफी के कुछ बागान हैं जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। यानी कि ब्राजील में कॉफी के कुछ बाग हैं जहाँ पर कॉफी उगती है और उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ये एक नंबर का प्रश्न आपका बन सकता है, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि फेजेंडा क्या होता है। ठीक है। तो आपको बता देना है कि ब्राजील में कॉफी के बागान हैं जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। रोपण कृषि की फसलें, अब इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? चाय, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना आदि, ये सब इसमें जो है वो उगाई जाती है। ठीक है। अब है रोपण कृषि की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या होती है? विशेष विस्तृत क्षेत्र, यानी कि बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वहां पर ये कृषि की जाती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने बताया है। फसलों के लिए पौध लगाई जाती है। पौध देखो क्या होता है, पौध होते हैं छोटे पौधे। ठीक है। वहां पर बीजों बीजों को, मतलब बीज डालकर खेती नहीं की जाती है, रोपण कृषि में पौध लगाए जाते हैं, यानी कि छोटे पौधे जो होते हैं वे लगाकर कृषि की जाती है। ठीक है। सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, अब इस कृषि में क्योंकि मशीनों का काम है, मेहनत का काम ज्यादा नहीं है, इसलिए जो श्रमिक है वो सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है। एक फसली कृषि, यहाँ पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। ठीक है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, यानी कि वैज्ञानिकों की सलाह से ये कृषि की जाती है। अगली कृषि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखो, विस्तृत यानी कि बड़े आकार की, वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए की गई,
अनाज की कृषि, नाम को ही आप समझ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। इसकी प्रमुख फसल गेहूं है, ठीक है। इसके अलावा जो राई भी पाए जाते हैं, यानी कि इस कृषि में जो सबसे मुख्य रूप से तो गेहूं की फसल होती है, पर इसके अलावा जो राई को भी उगाया जाता है इसमें। इसके खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें खेत जोतने से लेकर फसल के काटने तक सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। देखो, समझ रहे हो ना, इसमें मेहनत कम है, मशीनों से किया जाता है सारा काम, यानी कि खेत जोतने से लेकर के फसल के कटने तक सबका मशीनों से किया जाता है। प्रति मजदूर उत्पादन ज्यादा होता है। अब देखो, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि जो क्षेत्र है खेत का वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ मजदूर भी बहुत ज्यादा होंगे, तो हर मजदूर के जिम्मे काम भी बहुत ज्यादा आएगा और वो उसको उतना ही ज्यादा उत्पादन करेंगे, इसलिए प्रति मजदूर उत्पादन ज्यादा होता है। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, अर्जेंटीना के पंपाज, अफ्रीका के विल्डर्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में की जाती है, यानी कि ये आपको जगह बताई गई है जहां जहां पर ये कृषि की जाती है। आगे चलते हैं। अगली कृषि हमारी है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि मतलब है कि इसमें कृषि के साथ और काम भी किया जाता है। जानते हैं क्या काम किया जाता है? इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों किया जाता है। अब देखो यहाँ पर मिश्रण है, दो कामों को मिला दिया गया। उत्पादन, फसल उत्पादन यानी कि खेती की जाती है, और पशुपालन, पशुओं को भी पाला जाता है, इसलिए इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, मतलब ना तो ज्यादा बड़ा होता है ना ही ज्यादा छोटा, ठीक है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का और चारा, जो चारा गायों को, जानवरों को दिया जाता है, वो चारा भी उगाया जाता है। और ये इसकी मुख्य बात है, क्योंकि ये पशुपालन करते हैं, है ना, तो पशुपालन करने के लिए इन्हें चारे की भी आवश्यकता होगी, इसलिए चारे भी उगाते हैं, ठीक है। प्रमुख पशु, पशुपालन करते हैं तो प्रमुख पशु है इनके मवेशी, भेड़, सुअर और कुत्ते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि यंत्र, मतलब कृषि में उपयोग होने वाले जितने भी मशीनें हैं, यंत्र हैं। पशुपालन के लिए इमारतों के निर्माण के लिए, यानी कि पशु पालेंगे तो उनके लिए एक जगह, मतलब एक घर जैसा बनाया जाता है ना जहाँ पर वे रहते हैं, है ना। तो कृषि में उपयोग होने वाले मशीनों के लिए, पशुपालन के लिए जो इमारतें बनाए जाते हैं उनके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है और कुशल कृषकों की जरूरत होती है, यानी कि इसमें जो किसान बहुत ही कुशल तरीके से कृषि करते हैं उनकी जरूरत होती है इस कृषि में, ठीक है। अगली कृषि हमारी है डेयरी कृषि। यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें दूध के लिए पशुओं को पाला जाता है और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि डेयरी कृषि, डेयरी क्या होती है? दूध से संबंधित। आपको पता होगा कि दूध से जितने भी चीजें बनती है, लस्सी बनती है, दही बनती है, पनीर बनता है, उन सबको डेयरी उत्पाद बोला जाता है। तो डेयरी कृषि यानी कि दूध से संबंधित कृषि, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप इन सब को लेकर परेशान ना हो और पेपर में आप भूल ना जाओ, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें दूध के लिए पशुओं को पाला जाता है, यानी कि जो जो पशु दूध देते हैं उन पशुओं को वे पालते हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, प्रजनन यानी कि उनके बच्चों का, और चिकित्सा पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। छप्पर, यानी कि उनके ऊपर जो घास का छप्पर बनाया जाता है उनके रहने के लिए। घास इकट्ठा करने के भंडार, यानी कि जहाँ पर वो उनका चारा इकट्ठा करते हैं। दूध उत्पादन में अधिक मशीनों का प्रयोग होता है, इसलिए पूंजी भी ज्यादा उपयोग होती है। अब देखो, इनका छप्पर बनाएंगे वे, जहाँ वे रहेंगे, घास इकट्ठा करेंगे, उसके लिए भंडार चाहिए। और दूध उत्पादन में, अब दूध में बर्तन भी उनके इस्तेमाल होते हैं, है ना, इसलिए। और दूध उत्पादन में अधिक पूंजी का ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। मशीनों का भी प्रयोग करते हैं वे, इसीलिए इसमें ज्यादा पूंजी उपयोग होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर मजदूरों की जरूरत होती है। मतलब इसमें खेती वाला काम नहीं है जैसे कृषि में होता है कि बीच में एक समय आता है जब खेती में कुछ काम नहीं होता, हम बस फसलों को उगने देने के लिए छोड़ देते हैं, है ना। पर इसमें क्या होता है, पशुओं को चराने, पशुओं को रोज चराना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है, इसलिए हर वक्त मजदूरों की आवश्यकता रहती है पूरे साल भर, ठीक है। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के पास
डेयरी कृषि का कार्य किया जाता है। यानी कि ये जो औद्योगिक केंद्र होते हैं और नगरीय मतलब जैसे कि शहर या गांव होते हैं उनके पास ही डेयरी कृषि का कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र ताजा दूध और डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार है ना? नगर में लोग रहते हैं जिनको रोजाना दूध की आवश्यकता होती है या फिर दही पनीर की आवश्यकता होती है और औद्योगिक केंद्र यानी कि कारखाने। अब देखो काफी मिठाइयाँ होती हैं जो दूध से बनती हैं तो उन कारखानों मिठाई वाले कारखानों में भी दूध की आवश्यकता होती है इसलिए नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के पास ही डेयरी कृषि का काम होता है ताकि उन्हें लाभ हो सके। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ठीक है, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर ये वाली कृषि मुख्य रूप से की जाती है। आगे चलते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि। देखो भूमध्य सागरीय कृषि से समझ जाओ यानी कि भूमध्य सागर के जो क्षेत्र हैं, भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें यह कृषि की जाती है। अब क्या बताएं, यह एक विशेष प्रकार की कृषि है यानी कि एक अलग तरह की कृषि है ये। इसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर जोर दिया जाता है यानी कि इसमें वे फल उगाए जाते हैं जो कि खट्टे होते हैं स्वाद में। ठीक है, गर्मियों के मौसम में अंजीर और जैतून भी उगाए जाते हैं यहाँ पर मतलब पर मुख्यतः खट्टे फलों के लिए है ये कृषि। सर्दियों में अ, जब जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों व सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से उनकी कमी पूरी की जाती है वहां मतलब तभी इसी क्षेत्र से भूमध्य सागर कृषि वाले क्षेत्र से ही अ, उनकी जो मांग है फलों की और सब्जियों की वो पूरी की जाती है। ठीक है, इसमें मुख्य कृषि अंगूर की होती है। देखो इसमें क्या लिखा था, खट्टे फलों के उत्पादन पर जोर दिया जाता है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पे क्या है इसका मुख्य कृषि अंगूर, अंगूर की कृषि होती है, अंगूर खट्टे होते हैं तो भूमध्य सागरीय कृषि में अंगूर की कृषि मुख्य रूप से होती है। अच्छी किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता की शराब बनाई जाती है मदिरा और निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों से किशमिश बनाई जाती है। मतलब जो अच्छे वाले अंगूर है उनसे तो शराब बना दी जाती है अंगूरों की और जो अंगूर है उनकी जो गुणवत्ता है वो कम है मतलब उतने अच्छे अंगूर नहीं है उस अंगूरों से किशमिश बना दी जाती है। ठीक है, अगली हमारी कृषि है उद्यान कृषि या फिर इसको हम बोल सकते हैं बाजार के लिए सब्जी खेती। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में अधिक धन मिलने वाली फसलों यानी कि सब्जियां, फल, पुष्प उगाए जाते हैं और इसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। अब इस कृषि में देखो क्या उगाए जाते हैं, उद्यान कृषि। उद्यान किसे कहते हैं, फूलों के बगीचे को उद्यान बोलते हैं। ठीक है, तो उद्यान कृषि यानी कि फूलों की जाती है और बाजार के लिए सब्जी खेती, सब्जी मतलब बाजार के लिए बेचने के लिए जो सब्जी होती है उसको। ठीक है, अब इसमें लाभ कमाया जाता है, कैसे लाभ आप ज्यादा कमा सकते हो, सब्जी की खेती करके क्योंकि लोगों को सब्जियों की जरूरत हमेशा होती रहती है, फलों की जरूरत होती रहती है और पुष्प, है ना, इनकी मांग ज्यादा होती है नगरीय क्षेत्रों में इसलिए इन कृषि को किया जाता है क्योंकि इससे लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। अब उद्यान कृषि की विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, खेत अच्छे यातायात के साधनों द्वारा नगरीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं यानी कि जहाँ पर खेत है वो बहुत अच्छे यातायात के साधन के द्वारा नगरीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ठीक है, गहन श्रम यानी कि बहुत ज्यादा श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है इसमें। अच्छे बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक दवा का उपयोग होता है। इस कृषि में क्या होता है, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, सिंचाई की जाती है, उर्वरक यानी कि खाद का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक दवा यानी कि ताकि फसलों को कीड़े खराब ना कर दे, इन चीजों का उपयोग किया जाता है। यह कृषि यूरोप भूमध्य सागरीय प्रदेशों व भारत में होती है। अब यूरोप के जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां पर एक कृषि होती है और भारत में एक कृषि होती है। यह ट्रक कृषि के नाम से भी जानी जाती है। अब देखो एक प्रश्न इसी लाइन में से बन सकता है ट्रक कृषि वाले में से, अगर आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रक कृषि क्या होती है या फिर उद्यान कृषि को ट्रक कृषि क्यों कहा जाता है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं, जो सब्जियां, फूल या फल उगाए जाते हैं, उनको ट्रक द्वारा रातों रात नगर में पहुंचा दिया जाता है, इसलिए इसे ट्रक कृषि के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, क्योंकि ट्रक इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाता है कि वो रातों रात सब्जी को या फूलों को या पुष्पों को, उसको फलों को उनके जहाँ पर उनकी मांग की गई उनके बाजारों में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अगली कृषि हमारे आते हैं सहकारी कृषि। इसमें किसानों का एक समूह होता है जो अपनी कृषि से लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि करता है। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो ये किसान थे उन्हें लाभ बहुत ज्यादा कमाना था अपनी फसल से, तो उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा से मिलकर एक सहकारी संस्था बना दी। ठीक है, सहकारी, वही संस्था की वजह से सहकारी संस्था मतलब जो उनकी कृषि में मदद करेगी। ठीक है, तो नाम पर ध्यान देना, सहकारी कृषि यानी कि जिसमें संस्था बनाई गई थी। सहकारी संस्था किसानों को खेती से संबंधित सभी कार्यों व वस्तुओं में सहायता करती है। यानी कि उन्हें अगर खेती में या फसलों में जो भी उन्हें औजारों की जरूरत पड़ती है उनके पास नहीं है, तो सहकारी संस्था उनकी मदद करेगी, या बीजों को खरीदने में, खाद खरीदने में, कीटनाशक दवाइयां, जो भी उन्हें मदद चाहिए खेती से संबंधित, सब उनकी सहकारी संस्था मदद करती है। ठीक है, इस कृषि का सबसे सफलतापूर्वक आंदोलन डेनमार्क में रहा था, और वहां पर जो डेनमार्क है वहां पर सबसे सफलतापूर्वक आंदोलन रहा, यानी कि सबसे ज्यादा सहकारी कृषि डेनमार्क में होती है। और वहां पर ना आधे से भी ज्यादा जो किसान है वो सहकारी कृषि ही करते हैं। अगली कृषि है सामूहिक कृषि। अब देखो सामूहिक और सहकारी में ना अंतर होता है। सहकारी मतलब होता है समूह तो है पर एक संस्था बना ली है उस समूह ने, ठीक है, और फिर वे कृषि कर रहे हैं जो मदद कर रही है। सामूहिक कृषि मतलब होते है कि लोग बस सिर्फ एक समूह में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई है। तो सामूहिक कृषि क्या है, इस कृषि में सभी किसान मिलकर अपने अपने पशुओं, भूमि और श्रम को मिलाकर कृषि करते हैं। मतलब इनको भी लाभ चाहिए तो इन्होंने संस्था नहीं बनाई, इन्होंने क्या किया, सब मिल गए। अब एक के पास एक बैल है, दूसरे के पास दो बैल हैं, तो दोनों जब मिल जाएंगे और काम करेंगे तो उनके पास तीन बैल हो जाएंगे, तो काम ज्यादा होगा और लाभ ज्यादा है ना। इसी प्रकार से ये अपने पशुओं को, भूमि को और श्रम को, अपनी मेहनत को मिलाकर कृषि करते हैं लाभ के लिए। उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, इस कृषि की शुरुआत सोवियत संघ से हुई थी। अब देखो अगर आपने राजनीतिक विज्ञान पढ़ी हो तो आपको पता होगा सोवियत संघ क्या है। सोवियत संघ में ना अ, समाजवादी नीति चलती थी। समाजवादी नीति वहां पे तो उत्पादन के संसाधन होते हैं ना, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले सोवियत संघ से शुरू हुई थी। इसकी इसी वजह से सामूहिक कृषि में उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। ठीक है, पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान जमीन का छोटा टुकड़ा अपने लिए भी रखते थे। सब कुछ सरकार के नियंत्रण में नहीं था, अपने नियंत्रण में भी वे जमीन का थोड़ा टुकड़ा रखते थे ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है, इस कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज कहा जाता है। इस कृषि की शुरुआत देखो सोवियत संघ से हुई थी, तो सोवियत संघ में ही इस कृषि को कोलखोज कहा जाता है। अब आप चाहे तो यहाँ से भी एक प्रश्न बना सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रखना आपको कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है, या फिर सामूहिक कृषि का दूसरा नाम क्या है, तो भी आपको कोलखोज ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए सारी कृषि हमने पढ़ ली है, कितने बहुत प्रकार की कृषि पढ़ी हमने। उसके बाद हमारा जो प्राथमिक क्रिया है वो आता है खनन। हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रिया की परिभाषा में कि खनन क्या होता है, खुदाई, है ना, खदानों और जमीन को खोदकर जब हम निकालते हैं जैसे हीरे या फिर कोयला, खुदाई करके जमीन में, तो उसे खनन कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे खनन क्या होता है। जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने की क्रिया को खनन कहा जाता है। खनन दो प्रकार के होते हैं, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। अब देखो एक चीज याद रखो, धरातलीय खनन होता है मतलब जमीन में एक सीमित गहराई तक खोदना। ठीक है, हमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है जमीन के अंदर। और भूमिगत खनन होता है जो एक सीमा है जमीन की, उसके बाद इंसान अपनी मेहनत से नहीं खोद सकता, तो उसके नीचे तक जब हम खुदाई करके खनिज संसाधन निकालते हैं उसे भूमिगत खनन कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं खनन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब खनन किन दो चीजों से प्रभावित होता है।
तो पहला है भौतिक कारक, ठीक है। खनिज निक्षेप, यहाँ पर निक्षेप का मतलब होता है भंडार, मतलब खनिज निक्षेप। अगर हम पहले सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक जमीन है, उस जमीन पर हम पहले पता लगाएंगे कि इसके नीचे खनिज है, खनिज के भंडार है यहाँ पर या नहीं है। अगर है तो खुदाई करेंगे, नहीं है तो वहां खुदाई नहीं करेंगे ना। उपस्थिति मतलब वहां पर इसका मतलब भी वही है कि खनिज के भंडार की उपस्थिति है, वो वहां पर है या नहीं है। इसी के आधार पर तो होगा ना कि खुदाई करनी है, खनन करना है या नहीं करना। श्रेणी, अच्छी श्रेणी है या बुरी श्रेणी है, घटिया श्रेणी है, उसके आधार पर भी खुदाई प्रभावित होती है, ठीक है। दूसरा कारक है आर्थिक कारक, यानी कि पैसों से संबंधित कारक। तकनीकी, अगर आपकी तकनीकी अच्छी है, आपके पास मशीनें अच्छी हैं, तभी आप खुदाई कर पाओगे। अगर मशीन अच्छी नहीं है तो आप ज्यादा खुदाई नहीं कर पाओगे, ज्यादा खनिज नहीं ले पाओगे आप। श्रमिक, आपके जो मजदूर हैं उन पर भी करता है, कितने ज्यादा मजदूर है उतने अच्छे से काम हो पाएगा जितने वे कुशल हैं। यातायात, अब देखो खनिज संसाधन निकालने के बाद उन्हें कारखानों में भेजा भी तो जाता है ना, सफाई के लिए उनकी, है ना, ताकि उनकी चमक दिख सके वो अब कैसे दिखते हैं सफाई करके। ज्ञान, जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा आप उतने अच्छे से खुदाई का कार्य कर पाएंगे। और मांग, अगर समझ लीजिए हीरे की मांग नहीं है तो खुदाई क्यों करेंगे, है ना। और अगर हीरे की मांग बहुत ज्यादा है तो लोग खुदाई करेंगे। तो ये वे कारक है जो अम, खनन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं धरातलीय खनन क्या होता है। धरातलीय धरातलीय खनन का दूसरा नाम है विवृत खनन, ठीक है। विवृत मतलब होता है खुला होना, या जिसका मुंह ऐसे खुला हुआ होता है, ठीक है। तो जब जमीन है हम इतना ही खोद सकते हैं, इस सीमा तक हम खोद सकते हैं, तो वो खुला हुआ है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए से इसका नाम विवृत खनन भी है, ठीक है। और यह खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि आपको मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा मजदूरों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सबसे सस्ता तरीका होता है। सुरक्षात्मक उपकरणों में कम खर्च होता है। देखो इसमें ये ज्यादा जोखिम भरा काम नहीं है। जब इंसान जमीन के ऊपर खोदता है औजारों से, उसको ज्यादा जोखिम नहीं होगा क्योंकि वो जमीन के ऊपर ही है ना। इसलिए जो सुरक्षा उपकरण है उनके, उसमें कम खर्च होता है। मनुष्य की क्षमता द्वारा सीमित गहराई तक किया जाने वाला खनन, मतलब मैंने बताया आपको कि इंसानों को मशीनों की जरूरत नहीं है, वो जितना अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत से खोद खोद देगा ना जमीन को, उस खनन को धरातलीय खनन कहा जाता है, ठीक है। खुदाई के औजारों द्वारा बिना मशीन की सहायता से किया जाने वाला खनन, है ना, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि खुदाई के जो औजार होते हैं उनके द्वारा किया गया है बिना मशीन की सहायता से, वह धरातलीय खनन होता है, ठीक है। भूमिगत खनन, इसे कूपकी खनन भी कहा जाता है। अब देखो मैं बताती हूँ इसे कूपकी खनन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कूपकी ना एक पाइप होता है जिसकी मदद से खनन किया जाता है, मैं आगे बताऊंगी। गहराई में स्थित, तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। गहराई में स्थित खनिजों को निकालने में प्रयोग किया जाता है। अब देखो जो धरातलीय खनन था उसको हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना था ना निकालने के लिए, पर ये उस सीमा से भी नीचे जाकर गहराई में स्थित खनिजों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। महंगा और जोखिम भरा काम है। देखो महंगा है क्योंकि मशीनों की जरूरत पड़ेगी जब इंसान नहीं खोद सकता है उस सीमा के बाद, उसे खुदाई करने हीरो की खदानों तक पहुंचने के लिए, तो वो मशीनों का उपयोग करेगा, और मशीनें भारी होंगी, महंगी होंगी, है ना। और जोखिम भरा काम है, क्यों? क्योंकि वह जमीन के नीचे है। अब जमीन के नीचे अगर उस वक्त भूकंप आ जाए तो उसकी जान को बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। इसलिए जो भूमिगत खनन है वो महंगा है और जोखिम भरा काम है, ठीक है। मनुष्य की क्षमता से बाहर जाकर मशीनों द्वारा किया गया खनन, है ना, मनुष्य की क्षमता नहीं थी इसलिए उसने मशीनों द्वारा खनन किया है, जो कि खुदाई की है उसे भूमिगत खनन कहते हैं। कूपक नामक एक लंबवत पाइप को जमीन के नीचे डालकर धरती के नीचे गैलरी बनाकर खनिजों को बाहर निकाला जाता है। अब क्या किया जाता है, देखो कूपक नाम का एक लंबा सा पाइप होता है, उसे मशीनों द्वारा जमीन के नीचे डाल दिया जाता है, ठीक है, जमा दिया जाता है। अब उसके अंदर लिफ्ट से, जो आपने देखी होगी ना,
आप कभी बाजार गए हो तो जो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, है ना, कपड़े खरीदने जाते हैं शॉपिंग मॉल, उसके अंदर लिफ्ट होती है, तो ऐसे ही लिफ्ट ऊपर वो चौड़ा होता है, उसके अंदर इंसान जा सकता है, उसके अंदर होती है। अब उसके अंदर जाके नीचे गैलरी बना दी जाती है, वहां से वो खनिजों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कूपक का प्रयोग होता है उस पाइप का, इसलिए इसे कूप की खनन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हमारा जो अध्याय है वो खत्म हो गया है। इसके बाद इसमें से एक प्रश्न उठता है, उसे पढ़ लेते हैं। कारखाना कृषि क्या होती है? अब देखो, कारखाना कृषि, ठीक है, ये क्या होती है? इस कृषि में पशुओं को पाला जाता है। मुख्य पशु गाय, बैल और कुत्ते होते हैं। मतलब इस कृषि में पशुओं को पाला जाता है, और जो मुख्य रूप से किन पशुओं को पाला जाता है? गाय को, बैल को और कुत्ते को, ठीक है। इन्हें बाड़े में रखा जाता है। बाड़ा मैंने आपको बताया था, लकड़ी का जो चारों तरफ रोकने के लिए बनाया जाता है, उसे बाड़ा कहते हैं। और कारखानों में तैयार भोजन दिया जाता है। कारखानों में तैयार मतलब जब जानवरों को पाला जाता है तो काफी सारा खाना बनता है, तो कारखानों में बनाते हैं उनका भोजन, ठीक है। कारखानों में उनका भोजन तैयार किया जाता है, इसीलिए देखो, कारखानों में तैयार भोजन दिया जाता है, इसीलिए इसे कारखाना कृषि कहते हैं। आप इसे, अगर इसे संबंधित करें इससे, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि कारखाना कृषि, जिसमें पशुओं को पाला जाता है, पशुओं को कारखानों में तैयार भोजन दिया जाता है ना, ऐसे आपको याद हो जाएगा, थोड़ा आसान बनता है इससे। इसमें भवन निर्माण, मतलब जानवरों के, पशुओं के रहने के लिए जो भवन चाहिए वो निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश, लाइट जो होती है, बल्ब होते हैं, है ना, उनके लिए ताप, मतलब ताकि उनका उन्हें ठंड ना लगे सर्दियों में, है ना, इसीलिए ताप की व्यवस्था की जाती है। पशु चिकित्सा का ध्यान रखने के लिए कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस इन सब कारणों के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है इसमें, कारखाना कृषि में। तो अगर इसको, अगर मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ कि कारखाना कृषि में क्या होता है, जिसमें पशुओं को पाला जाता है, मुख्य रूप से गाय, बैल और कुत्तों को पाला जाता है, इन्हें बाड़े में रखा जाता है और कारखानों में तैयार भोजन दिया जाता है। कारखाना कृषि को कारखानों में तैयार भोजन से संबंधित करके आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें भवन निर्माण के लिए, यंत्र खरीदने के लिए, प्रकाश और ताप की व्यवस्था के लिए, और जो जानवरों की चिकित्सा का ध्यान रखने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा आप सबको सब समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है, आप तो वीडियो को रोककर या दोबारा सुनकर उसे समझ सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।